2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस आ जाए, जो कि मेरा एक टारगेट है। हमने हर साल इस तादाद को कम करना है, ठीक, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे पहुंचना कि जहां पे स्कूलों से बाहर बच्चे ना हों। 5 से 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सारी कौम के बराबर होने चाहिए, बाकी आप उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो जो 12 साल की स्कूल की तालीम के बाद आए। डिग्रीज की जो टेस्टेशन है हायर एजुकेशन डिवीजन में, वहाँ पे शिकायत आई हैं कि लोग पैसे लेके डिग्रियों को टेस्टेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शफकत महमूद साहब को मैंने आज दावत दी है जी, और एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने 4 ऐसे चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में काम किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में काम किया है इन्होंने जी। मैं आपको पिछले 4-6 हफ्तों की बात बता रहा हूँ, और स्किल्ड एजुकेशन के बारे में भी काम किया है इन्होंने, और कॉमन ये जो कहा जाता है ना जी, एक ही करिकुलम हो सारे स्कूलों में, उस पर भी काम किया इन्होंने। कुछ सियासी सवालात भी मेरे पास हैं, मैं वो भी बात करूंगा इनसे। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप ओवर हियर जी, आपने टाइम निकाला। थोड़ा सियासत से शुरू कर लूँ, ठीक? और सियासत में मुझे बताएं कि बाई इलेक्शंस में आपके क्या चांसेस क्या हैं पीटीआई के? इंशाल्लाह बहुत अच्छे चांसेस हैं जी, और देखें सियासी तौर पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी ताकत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ताकत नहीं होती। ये एक सियासत का हिस्सा है, और जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन उन सीटों पे हो रहा है जो पीटीआई ने जीती थी, तो वहाँ पे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, जीत जाएंगे। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो किसी ना किसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ था और अब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हो रहा है कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी होगी। नॉर्मल प्रिसेप्शन ये है कि बाय इलेक्शन में वही जीतते हैं जिनकी हुकूमत होती है, तो आप इस मसले पे कायम रहेंगे, इस प्रिसेप्शन के साथ जिंदा रहेंगे? मेरा ख्याल है राना साहब, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। अच्छा, ये दुरुस्त है कि एक वक्त ऐसा था कि जिसमें जो बाय इलेक्शन वही जीता था जिसका हुकूमत होती थी, लेकिन मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। पिछले दौर में ज़्यादातर इलेक्शन नून लीग ने जीते, लेकिन एक आधे हारे भी। शहबाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया था डीजी खान से, तो इसलिए इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो जिस तरह हमारा जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, और वोटिंग बिहेवियर जो है वो उसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लोग वोट देंगे अपने ज़मीर के मुताबिक, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा मेजॉरिटी सीटें आप निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ नहीं है, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ऐसा सच काम नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। जुनेजो साहब की हुकूमत का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, और जुनेजो साहब बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें कहा जाता है कि चलने नहीं दिया। क्या वही सिचुएशन रिपीट तो नहीं हो रही खान साहब के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। ब्यूरोक्रेट्स कैपेसिटी के लिहाज से और अपने कारकर्दगी या सलाहियत के लिहाज से फ़र्क है, एक बंदे में और दूसरे बंदे में फ़र्क होता है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बासलाहियत हैं, आउटस्टैंडिंग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं। वैसे मजबूरी अगर मुश्किल होता है जनरलाइज करना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि को थोड़ा सा एक कैपेसिटी का, सलाहियत का एक इशू ज़रूर है। अच्छा, और वो ये है कि हुकूमत के जो महकमे हैं या बाकी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मामलात को आगे ले जाने के लिए, और एक ख़ास रूटीन बनी हुई है जो तब्दील नहीं हुई। वही फाइलें हैं, वही फाइल वर्क है, वही इतने थदे आ जाते हैं। हमने पिछले 30-40 साल में कोई कोशिश नहीं की कि हम मसलन पेपरलेस ऑफिसेज की तरफ बढ़ें, हम कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ें, हम अपने लोगों की टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनको बढ़ाएं। इन चीज़ों पे हमने कोशिश नहीं की। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सियासी तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो
नवाज लीग के साथ या किसी और के साथ अपनी एफिलिएशन की वजह से फेल कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। सलाहियत का कहीं कहीं इशू है और कहीं नहीं भी है। सो वो एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहा है। तो इस सलाहियत जो है, जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पे तो सलाहियतें आ जाती हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है वहाँ पे सलाहियतें आ जाती हैं। आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस लिमिटेड है एज फार एज द ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न्ड? या नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप देखें कि नून लीग की 5 साल कारकर्दगी के बाद जो मुल्क के हालात थे, तो उसको अगर उसको रखा जाए सामने, तो लगता है कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी। इकॉनमी की बुरी हालत है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 100 की तादाद में टेक्सटाइल मिलें जो थी वो बंद थी, करप्शन बेतहाशा थी। तो ये कोई अच्छी सलाहियत की निशानदेही तो नहीं करते। और हम यहाँ पे किसी की मेहरबानी से नहीं है, वोटों के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आए। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी जो अपना ट्रेडिशनल रोल है कि बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करे जो भी गवर्नमेंट आती है उसको, तो वो करना चाहिए। और कर भी देखें, मैंने कहा कि कोई ऐसी कुछ सोची समझी साजिश नहीं है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। यस, बीच बीच में सलाहियतों के प्रॉब्लम है। यस, एक दो जगह हमें ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने सियासत खेली है जो कि नहीं उनको खेलनी चाहिए थी। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो एक दो जगह कहाँ पे सियासत खेली गई? मसलन वो एक डिप्टी कमिश्नर थे शायद राजनपुर के या कहीं के, या एक चिकवाल के, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया, बाकियों को लिख दिया कि जी मुझे कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र करें, पोस्टिंग करें। अब हम भी जब डीसी थे हमें भी लोग कहते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, बाकी हमारी स्वाबदीदा करें या ना करें। ठीक, तो आप ये लेटर लिख रहे हैं, ये आप सियासत कर रहे थे, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये आपके जो आपका दायरा इख्तियार है उससे बाहर था। और ये आके आप चीफ जस्टिस को लेटर लिख दें, बाकी लोगों को लिख दें, आप तमाशा लगा रहे थे और आप अपनी को खुद नुमाई की कोशिश कर रहे थे। या कुछ लोगों ने कहा है कि आपके इतने करीबी ताल्लुक थे हमजा शहबाज के साथ या उन लोगों के साथ कि आप उनके साथ अपनी वफादारी दिखा रहे थे और नंबर बना रहे थे उनके साथ। सही। तो ये अफसोस की बात है अगर उन्होंने ऐसे किया, और मैं समझता हूँ कि उन पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये और बात है कि अपनी चैनल में आप शिकायत करें। मसला अगर मैं डीसी हूँ और मुझे कोई तंगी आ रही है किसी वजह से, तो मैं अपने कमिश्नर को कहूँगा जी ये तंगी आ रही है मुझे। लेकिन ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग है ना कि पब्लिक में आके और लिखना, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ थी और इस पर मेरा ख्याल है एक्शन होना चाहिए उनका। आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? मुझे नहीं पता अभी तक, मेरा ख्याल है कि ट्रांसफ़र किया है, एक्शन नहीं लिया। मैं अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं उनको इमीडिएटली शो कॉज नोटिस देता। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई माफ़ी इस चीज़ की नहीं है। ठीक, कहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैक पे चढ़ रही है चीजें या नहीं चल रही? मैं आपकी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है लोगों की और लोग चाहते ही हैं कि सब चीजें ओवरनाइट ठीक हो जाए, विच इज अनरियलिस्टिक। लेकिन चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी इन अनदर लाइक 6 months से 1 year और लाइक 90 days? राना साहब, बात यह है कि हमारी बदकिस्मती ये रही है इस मुल्क में कि हमारे हुक्मरान जो थे वो लालची भी रहे हैं और उनके ज़ाती मफादात जो थे वो हर चीज़ से बालातर थे। इमरान खान के केस में आपको कोई ज़ाती मफाद नज़र नहीं आएगा और कोई किसी किस्म की लालच नज़र नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला उनकी टीम में भी नज़र नहीं आएगी। और अगर उनकी टीम में कहीं हुई तो वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो एक तो आपको साफ़ सुथरी शफाफ हुकूमत करने को मिलेगी। दूसरा ये है कि इतना बिगाड़ छोड़ के गए हैं, उस बिगाड़ को ठीक करते हुए कुछ टाइम लगेगा। और वो टाइम लगेगा, देखें जो कुछ चीज़ें जो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पिछले कई सालों का गुजारिश सुन लेना। अब मसलन आप मईशत को ले लें, ठीक, अगर कोई 1000 के करीब टेक्सटाइल मिल बंद है और लोगों को हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो नौकरियों से बाहर हो गए हैं, तो वो एक दिन में तो नहीं कि सारी मिलें दोबारा खड़ी हो जाएंगी। ठीक, लेकिन आपने जो हमने पॉलिसी बनाई है एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, उससे आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल होगा। हमारी सिमत दुरुस्त है और जब सिमत दुरुस्त होती है तो उसके लिए और कुछ चीज़ें आपको 100 दिनों में नज़र आएंगी। कोई पॉलिसीज अनाउंस हो जाएंगी, कोई बाकी टास्क फोर्सेस बनी है, उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट टाइम स्पेन, देखें डिपेंड करता है, ये जनरलाइज करना मुश्किल है। अगर आप मसलन मेरी मिनिस्ट्री को ले रहे हैं कि जी 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है, ठीक है,
अब मुझे आप कहें कि जी ये टाइम स्पेन क्या होगा कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस आ जाए, जो कि मेरा एक टारगेट है, तो मैं समझता हूँ कि 5 से 10 साल लगेंगे। ठीक, मतलब है कि क्योंकि इतना बड़ा एक कमी है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। तो आप मुझे कहें कि जी अगले 1 साल में आ जाएंगे, मैं कहूँगा नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर साल इस तादाद को कम करना है। ठीक, और अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि जहां पे स्कूलों से बाहर बच्चे ना हों। इसी तरह कौमी कौमी निसाब की बात है। हमारी पार्टी का ये बड़ा पुराना मौक़िफ़ है कि जो मुख्तलिफ निज़ाम तालीम है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को तो परमानेंटली गरीब करने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या जो एलीट स्कूल हैं उनके बच्चे तो हमारे मुआशरे में भी कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है। लेकिन जो गरीब का बच्चा है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उस्तादों की ट्रेनिंग जो है उसकी मसाइल हैं, बाकी चीज़ों के मसाइल हैं, या एक बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ रहा है, वो ठीक है मजहबी तालीम तो हासिल कर रहा है लेकिन दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहा। और सो नौकरियां किसको मिल रही हैं? अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चों को। CSS के इम्तिहान में आगे कौन जा रहा है? अंग्रेज़ी स्कूलों का बच्चा जा रहा है। बैंकर्स कौन बन रहे हैं? अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चे बन रहे हैं। डॉक्टर्स कौन बन रहे हैं? ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो IT स्पेशलिस्ट वो कौन बन रहे हैं? जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने परमानेंटली जो हमारा मुतवस्सित तबका है ये पैसे के लिहाज से उनको आपने कंडेम कर दिया। अब उसको हमने जब इकट्ठा करना है तो उसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी होगी, बड़ा कुछ होगा, बड़े लोग लड़ेंगे भी हमसे, खासतौर पे अंग्रेजी स्कूलों में लड़ेंगे कि जी आप हमें वही निसाब पढ़ा रहे हैं जो कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन तो निसाब आप कौन सा चेंज करना चाह रहे हैं? अंग्रेजी स्कूलों का निसाब चेंज करना चाह रहे हैं या सरकारी? ये बात नहीं है कि निसाब किसी, मकसद ये है जो मेरे जहन में है, और इसके कई फार्मूले हैं, अभी हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। लेकिन 5 से 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सारी कौम के बराबर होने चाहिए ना। बाकी आप उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ाएं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो 5-6 कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिसाब है, साइंस है, इस्लामियात है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, उसके अलावा कोई तारीख़ है, या मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिटीज़नशिप यानी कि एक शहरी को क्या करना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें ये कॉमन पढ़ाएं हम। ठीक, और ये सबको पढ़ाएं। उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ा लें। ऑब्वियसली अगर मजहबी स्कूल है तो वहाँ पे तफसीर भी पढ़ाएंगे, वहाँ पे हिफ्ज़ कुरान भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, होनी चाहिए। इसी तरह जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो उनमें और चीज़ें ऐड कर देंगे जो कि उनका दिल करता है ऐड करने। ठीक। सो आप बराबरी तो कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्कूल जहाँ 40,000 रुपया महीना फीस है और एक ऐसा स्कूल जो कि मुफ्त तालीम दे रहा है, उसमें फ़र्क तो रहेगा। हमारी कोशिश है फ़र्क कम से कम हो जाए, और हमारी ये भी कोशिश है कि एक यकसा वो क्या कहना चाहिए मैदान हो सबके लिए। कम से कम जो एक देहात का बच्चा है वो इस काबिल तो हो जाए कि उसका इम्तिहान में वो चंद मज़ाबीन तो वही पढ़ रहा है ना कि जो कि बीकर हाउस का या किसी अंग्रेजी स्कूल का पढ़ रहा है। सो बहरहाल अब इसका मुझे कहीं कब होगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो, ना A लेवल हो, ना O लेवल हो, ना बैकलोरिया हो, ना मैट्रिक हो, ना जो भी। सो हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो जो 12 साल की स्कूल की तालीम के बाद आए। अब वो कब होगी उसके लिए 5-7 साल लगेंगे। हमें नया निसाब बनाना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, हमें लॉबी करना पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप कहें कब होगा? 5-7 साल लगेंगे। हाँ, लेकिन आप कहें अच्छा जी इस्लामाबाद के स्कूल जो का मिनिस्ट्री के पास है इसके अंदर फौरी तौर पर बेहतरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के जो 400-500 स्कूल जो मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर आते हैं उनके ऊपर उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, वहाँ तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए। यस, वो फौरी नौयत की चीज़ें हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप फौरी तौर पर कर सकते हैं। मसलन आपने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि डिग्रीज़ की जो टेस्टेशन है हायर एजुकेशन कमीशन में, वहाँ पे शिकायत आई हैं कि लोग पैसे दे के डिग्रियों को टेस्टेशन करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी हम तहकीकात करा के फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको एक
जनरलाइज करना कि जी सारे काम 6 महीने में हो जाएंगे, 3 में नहीं, कुछ हो जाएंगे, कुछ को ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ को हो सकता है सिर्फ एक गवर्नमेंट की लिमिट में नहीं वो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि रास्ता सही होना चाहिए, कोई ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए, कोई ज़ाती लूट मार का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एज फार एज यू आर कंसर्न जी, इसके तो मैं वाउच कर सकता हूँ, आपका तो कोई जाती मफाद नहीं है। बहरहाल जी अल्लाह करेगा किसी का भी नहीं होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, एक कंपल्शन है। ब्रेक लेके वापस आते हैं जी। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है और थोड़ी सी सियासत की तरफ भी चलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ताउन किया है ₹100 कम। वाह, महंगे पाउडर वाली धुलाई ₹100 की बचत के साथ। इश्तराक में शामिल हैं इस्तेमाल में कम और कीमत में भी इंतहाई मुनासिब बरकत वनस्पति और कुकिंग ऑयल। 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस आ जाए, जो कि मेरा एक टारगेट है। हमने हर साल इस तादाद को कम करना है, ठीक, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे पहुंचना कि जहां पे स्कूलों से बाहर बच्चे ना हों। 5 से 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सारी कौम के बराबर होने चाहिए। बाकी आप उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो जो 12 साल की स्कूल की तालीम के बाद आए। डिग्रीज की जो टेस्टेशन है हायर एजुकेशन डिवीजन में, वहाँ पे शिकायत आई हैं कि लोग पैसे लेके डिग्रियों को टेस्टेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शफकत महमूद साहब को मैंने आज दावत दी है जी, और एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने 4 ऐसे चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में काम किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में काम किया है इन्होंने जी। मैं आपको पिछले 4-6 हफ्तों की बात बता रहा हूँ। और 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस आ जाए, जो कि मेरा एक टारगेट है। हमने हर साल इस तादाद को कम करना है, ठीक, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे पहुंचना कि जहां पे स्कूलों से बाहर बच्चे ना हों। 5 से 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सारी कौम के बराबर होने चाहिए। बाकी आप उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो जो 12 साल की स्कूल की तालीम के बाद आए। डिग्रीज की जो टेस्टेशन है हायर एजुकेशन डिवीजन में, वहाँ पे शिकायत आई हैं कि लोग पैसे लेके डिग्रियों को टेस्टेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शफकत महमूद साहब को मैंने आज दावत दी है जी, और एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने 4 ऐसे चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में काम किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में काम किया है इन्होंने जी। मैं आपको पिछले 4-6 हफ्तों की बात बता रहा हूँ। और स्किल्ड एजुकेशन के बारे में भी काम किया है इन्होंने। और कॉमन जो कहा जाता है ना जी, एक ही करिकुलम हो सारे स्कूलों में, उस पर भी काम किया इन्होंने। कुछ सियासी सवालात भी मेरे पास हैं, मैं वो भी बात करूंगा इनसे। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप ओवर हियर जी, आपने टाइम निकाला। थोड़ा सियासत से शुरू कर लूँ, ठीक। और सियासत में मुझे बताएं कि बाई इलेक्शंस में आपके क्या चांसेस क्या हैं पीटीआई के? इंशाल्लाह बहुत अच्छे चांसेस हैं जी। और देखें, सियासी तौर पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी ताकत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ताकत नहीं होती। ये एक सियासत का हिस्सा है। और जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन उन सीटों पे हो रहा है जो पीटीआई ने जीती थी, तो वहाँ पे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, जीत जाएंगे। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो किसी ना किसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ था और अब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हो रहा है कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी होगी। नॉर्मल प्रिसेप्शन ये है कि बाय इलेक्शन में वही जीतते हैं जिनकी हुकूमत होती है, तो आप इस मसले पे कायम रहेंगे, इस प्रिसेप्शन के साथ जिंदा रहेंगे? मेरा ख्याल है राना साहब, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। अच्छा, ये दुरुस्त है कि एक वक्त ऐसा था कि जिसमें जो बाय इलेक्शन वही जीता था जिसका हुकूमत होती थी, लेकिन मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। पिछले दौर में ज़्यादातर इलेक्शन नून लीग ने जीते, लेकिन एक आधे हारे भी। शहबाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया था डीजी खान से।
तो इसलिए इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो जिस तरह हमारा जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं और वोटिंग बिहेवियर जो है वो उसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लोग वोट देंगे अपने ज़मीर के मुताबिक और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा मेजॉरिटी सीटें आप निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ऐसा सच काम नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। जुनेजो साहब की हुकूमत का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है और जुनेजो साहब बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें कहा जाता है कि चलने नहीं दिया। क्या वही सिचुएशन रिपीट तो नहीं हो रही खान साहब के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। ब्यूरोक्रेट्स कैपेसिटी के लिहाज से और अपने कारकर्दगी या सलाहियत के लिहाज से फ़र्क है, एक बंदे में और दूसरे बंदे में फ़र्क होता है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बासलाहियत हैं, आउटस्टैंडिंग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हैं। वैसे तो मजबूरी अगर मुश्किल होता है जनरलाइज करना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि को थोड़ा सा एक कैपेसिटी का, सलाहियत का एक इशू ज़रूर है। अच्छा। और वो ये है कि हुकूमत के जो महकमे हैं या बाकी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मामलात को आगे ले जाने के लिए, और एक ख़ास रूटीन बनी हुई है जो तब्दील नहीं हुई। वही फाइलें हैं, वही फाइल वर्क है, वही इतने थदे आ जाते हैं। हमने पिछले 30-40 साल में कोई कोशिश नहीं की कि हम मसलन पेपरलेस ऑफिसेज की तरफ बढ़ें, हम कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ें, हम अपने लोगों की टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनको बढ़ाएं। इन चीज़ों पे हमने कोशिश नहीं की। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सियासी तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो नवाज लीग के साथ या किसी और के साथ अपनी एफिलिएशन की वजह से फेल कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। सलाहियत का कहीं कहीं इशू है और कहीं नहीं भी है। सो वो एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहा है। तो इस सलाहियत जो है, जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पे तो सलाहियतें आ जाती हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है वहाँ पे सलाहियतें आ जाती हैं। आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस लिमिटेड है एज फार एज द ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न्ड? या नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप देखें कि नून लीग की 5 साल कारकर्दगी के बाद जो मुल्क के हालात थे, तो उसको अगर उसको रखा जाए सामने तो लगता है कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी। इकॉनमी की बुरी हालत है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, 100 की तादाद में टेक्सटाइल मिलें जो थी वो बंद थी, करप्शन बेतहाशा थी। तो ये कोई अच्छी सलाहियत की निशानदेही तो नहीं करते। और हम यहाँ पे किसी की मेहरबानी से नहीं है, वोटों के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आए। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी जो अपना ट्रेडिशनल रोल है कि बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करे जो भी गवर्नमेंट आती है उसको, तो वो करना चाहिए और कर भी देखें। मैंने कहा कि कोई ऐसी कुछ सोची समझी साजिश नहीं है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। यस, बीच बीच में सलाहियतों के प्रॉब्लम है। यस, एक दो जगह हमें ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने सियासत खेली है जो कि नहीं उनको खेलनी चाहिए थी, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो एक दो जगह कहाँ पे सियासत खेली गई? मसलन वो एक डिप्टी कमिश्नर थे शायद राजनपुर के या कहीं के, या एक शिकवाल के, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया, बाकियों को लिख दिया कि जी मुझे कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफ़र करें, पोस्टिंग करें। अब हम भी जब डीसी थे हमें भी लोग कहते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, बाकी हमारी समाप्ति तक करें या ना करें। ठीक, तो आप ये लेटर लिख रहे हैं, ये आप सियासत कर रहे थे, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये आपके जो आपका दायरा इख्तियार है उससे बाहर था। और ये आके आप चीफ जस्टिस को लेटर लिख दें, बाकी लोगों को लिख दें, आप तमाशा लगा रहे थे और आप अपनी को खुद नुमाई की कोशिश कर रहे थे। या कुछ लोगों ने कहा है कि आपके इतने करीबी ताल्लुक थे हमजा शहबाज के साथ या उन लोगों के साथ कि आप उनके साथ अपनी वफादारी दिखा रहे थे और नंबर बना रहे थे उनके साथ। सही। तो ये अफसोस की बात है अगर उन्होंने ऐसे किया, और मैं समझता हूँ कि उन पर सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये और बात है कि अपनी चैनल में आप शिकायत करें। मसला अगर मैं डीसी हूँ और मुझे कोई तंगी आ रही है किसी वजह से, तो मैं अपने कमिश्नर को कहूँगा जी ये तंगी आ रही है मुझे। लेकिन ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग है ना कि पब्लिक में आके और लिखना, तो
तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ थी और इस पर मेरा ख्याल है एक्शन होना चाहिए उनका। आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? मुझे नहीं पता अभी तक, मेरा ख्याल है कि ट्रांसफ़र किया, एक्शन नहीं लिया। मैं अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं उनको इमीडिएटली शो कॉज नोटिस देता। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई माफ़ी इस चीज़ की नहीं है। ठीक। कहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैक पे चढ़ रही है चीज़ें या नहीं चल रही? मैं आपकी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है लोगों की और लोग चाहते ही हैं कि सब चीज़ें ओवरनाइट ठीक हो जाए, विच इज़ अनरियलिस्टिक। लेकिन चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी इन अनदर लाइक 6 months से 1 year और लाइक 90 days? राना साहब, बात यह है कि हमारी बदकिस्मती ये रही है इस मुल्क में कि हमारे हुक्मरान जो थे वो लालची भी रहे हैं और उनके ज़ाती मफादात जो थे वो हर चीज़ से बालातर थे। इमरान खान के केस में आपको कोई ज़ाती मफाद नज़र नहीं आएगा और कोई किसी किस्म की लालच नज़र नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला उनकी टीम में भी नज़र नहीं आएगी और अगर उनकी टीम में कहीं हुई तो वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो एक तो आपको साफ़ सुथरी शफाफ हुकूमत करने को मिलेगी। दूसरा ये है कि इतना बिगाड़ छोड़ के गए हैं, उस बिगाड़ को ठीक करते हुए कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम लगेगा। देखें जो कुछ चीज़ें जो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पिछले कई सालों का मेरी गुजारिश सुन लेना। अब मसलन आप मईशत को ले लें, ठीक, अगर कोई 1000 के करीब टेक्सटाइल मिल बंद है और लोगों को हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो नौकरियों से बाहर हो गए हैं, तो वो एक दिन में तो नहीं कि सारी मिलें दोबारा खड़ी हो जाएंगी, ठीक। लेकिन आपने जो हमने पॉलिसी बनाई है एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, उससे आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल होगा। हमारी सिमत दुरुस्त है और जब सिमत दुरुस्त होती है तो उसके लिए और कुछ चीज़ें आपको 100 दिनों में नज़र आएंगी, कोई पॉलिसीज अनाउंस हो जाएंगी, कोई बाकी टास्क फोर्सेस बनी हैं उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट टाइम स्पेन, देखें डिपेंड करता है, ये जनरलाइज करना मुश्किल है। अगर आप मसलन मेरी मिनिस्ट्री को ले रहे हैं कि जी 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है, ठीक है, अब मुझे आप कहें कि जी ये टाइम स्पैन क्या होगा कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस आ जाए, जो कि मेरा एक टारगेट है, तो मैं समझता हूँ कि 5 से 10 साल लगेंगे। ठीक, मतलब है कि क्योंकि इतना बड़ा एक कमी है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है, तो आप मुझे कहें कि जी अगले 1 साल में आ जाएंगे, मैं कहूँगा नहीं आएंगे। लेकिन हमने हर साल इस तादाद को कम करना है, ठीक, और अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुकाम पे पहुंचना कि जहां पे स्कूलों से बाहर बच्चे ना हों। इसी तरह कौमी यकसा कौमी निसाब की बात है। हमारी पार्टी का ये बड़ा पुराना मौक़िफ़ है कि जो मुख्तलिफ निज़ाम तालीम है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को तो परमानेंटली गरीब करने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या जो एलीट स्कूल हैं उनके बच्चे तो हमारे मुआशरे में भी कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है। लेकिन जो गरीब का बच्चा है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उस्तादों की ट्रेनिंग जो है उसकी मसाइल हैं, बाकी चीज़ों के मसाइल हैं, या एक बच्चा जो है वो मदरसे में पढ़ रहा है, वो ठीक है मजहबी तालीम तो हासिल कर रहा है लेकिन दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहा, और सो नौकरियाँ किसको मिल रही हैं? अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चों को। CSS के इम्तिहान में आगे कौन जा रहा है? अंग्रेज़ी स्कूलों का बच्चा जा रहा है। बैंकर्स कौन बन रहे हैं? अंग्रेज़ी स्कूलों के बच्चे बन रहे हैं। डॉक्टर्स कौन बन रहे हैं? ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो IT स्पेशलिस्ट वो कौन बन रहे हैं? जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने परमानेंटली जो हमारा मुतवस्सित तबका है ये पैसे के लिहाज से उनको आपने कंडेम कर दिया। अब उसको हमने जब इकट्ठा करना है तो उसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी होगी, बड़ा कुछ होगा, बड़े लोग लड़ेंगे भी हमसे, खासतौर पे अंग्रेजी स्कूलों में लड़ेंगे कि जी आप हमें वही निसाब पढ़ा रहे हैं जो कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन तो निसाब आप कौन सा चेंज करना चाह रहे हैं? अंग्रेजी स्कूलों का निसाब चेंज करना चाह रहे हैं या ये बात नहीं है कि निसाब किसी मकसद ये है जो मेरे जहन में है, और इसके कई फार्मूले हैं, अभी हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। लेकिन 5 या 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं वो तो सारी कौम के बराबर होने चाहिए ना। बाकी आप उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ाएं, अच्छा ठीक है, लेकिन जो 5-6 कोर सब्जेक्ट है, जैसे हिसाब है, साइंस है, इस्लामियात है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, उसके अलावा कोई तारीख़ है, या मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिटीज़नशिप यानी कि
एक शहरी को क्या करना चाहिए, इसके सब की चीज़ें ये कॉमन पढ़ाएं हम, ठीक, और ये सबको पढ़ाएं। उसके बाद एडिशनल जो मर्जी पढ़ा लें। ऑब्वियसली अगर मजहबी स्कूल है तो वहाँ पे तफसीर भी पढ़ाएंगे, वहाँ पे हिफ्ज़ कुरान भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, होनी चाहिए। इसी तरह जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो उनमें और चीज़ें ऐड कर देंगे जो कि उनका दिल करता है ऐड करने। ठीक। सो आप बराबरी तो कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्कूल जहाँ 40,000 रुपया महीना फीस है और एक ऐसा स्कूल जो कि मुफ्त तालीम दे रहा है, उसमें फ़र्क तो रहेगा। हमारी कोशिश है फ़र्क कम से कम हो जाए, और हमारी ये भी कोशिश है कि एक यकसा वो क्या कहना चाहिए मैदान हो सबके लिए। कम से कम जो एक देहात का बच्चा है वो इस काबिल तो हो जाए कि अगर उसका इम्तिहान में वो चंद मज़ाबीन तो वही पढ़ रहा है ना कि जो कि बीकर हाउस का या किसी अंग्रेजी स्कूल का पढ़ रहा है। सो बहरहाल अब इसका मुझे कहीं कब होगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो, ना ए लेवल हो, ना ओ लेवल हो, ना बैकलोरिया हो, ना मैट्रिक हो, ना जो भी। सो हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली एक कॉमन नेशनल सर्टिफिकेशन हो जो 12 साल की स्कूल की तालीम के बाद आए। अब वो कब होगी उसके लिए 5-7 साल लगेंगे। हमें नया निसाब बनाना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, हमें लॉबी करना पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप कहें कब होगा, 5-7 साल लगेंगे। हाँ, लेकिन आप कहें अच्छा जी इस्लामाबाद के स्कूल जो का मिनिस्ट्री के पास है इसके अंदर फौरी तौर पर बेहतरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के जो 400-500 स्कूल जो मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर आते हैं उनके ऊपर उनकी फैसिलिटीज बेहतर होनी चाहिए, वहाँ तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए। यस, वो फौरी नौयत की चीज़ें हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप फौरी तौर पर कर सकते हैं। मसलन आपने मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि डिग्रीज की जो टेस्टेशन है हायर एजुकेशन कमीशन में, वहाँ पे शिकायत आई हैं कि लोग पैसे दे के डिग्रियों को टेस्टेशन करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी हम तहकीकात करा के फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको एक जनरलाइज करना कि जी सारे काम 6 महीने में हो जाएंगे, 3 में नहीं, कुछ हो जाएंगे, कुछ को ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ को हो सकता है सिर्फ एक गवर्नमेंट की लिमिट में नहीं हो, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि रास्ता सही होना चाहिए, कोई ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए, कोई ज़ाती लूट मार का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। As far as you are concerned, जी इसके तो मैं वाउच कर सकता हूँ, आपका तो कोई जाती मुफाद नहीं है। बहरहाल जी अल्लाह करेगा किसी का भी नहीं होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, एक कंपल्शन है। ब्रेक लेके वापस आते हैं जी। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है और थोड़ी सी सियासत की तरफ भी चलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। शफकत महमूद साहब से हमने बातें तो स्कूलिंग की सुन लीजिए और बड़े अच्छे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और अचीव भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, उसमें वक्त लगता है, वक्त दरकार होता है हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने में। मैं एक वैसे ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जनाब आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि जो कुछ गदर मचा रहा पिछले कई सालों में वो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। नीयत साफ़ है, इमरान खान की हो या शफकत महमूद साहब की हो, नीयत साफ़ है, ट्रैक पे चीज़ें लानी भी चाहते हैं और हो भी जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। शफकत साहब एक चीज़ समझाएं मुझे, ये ब्यूरोक्रेसी का भी आपने बता दिया, पॉलिटिक्स का भी आपने बता दिया, एजुकेशन सिस्टम का भी आपने बता दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपोजिशन क्रिटिसिज्म कर रही है फॉर द हैक ऑफ इट। एक तो होता है ना पक्के पैरों से क्रिटिसाइज करने तानू बिल्कुल हिला के रख देता हूँ कि ये आपकी बात गलत है, वो नज़र नहीं आ रही। देखिए बात यह है कि अपोजिशन ने ऑब्वियसली क्रिटिसाइज ही करना है, कोई अपोजिशन तारीफ तो नहीं करेगी। और प्रॉब्लम यह है कि दो जो मेन जमातें हैं अपोजिशन में, ये जो बिगाड़ हमें विरसे में मिला है ये उन दोनों की वजह से है। 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, और उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, यानी कि जो मिल मिला के जो उसका हासिल है, हासिल ये है कि इस वक्त आपकी मैशत बर्बाद हुई हुई है। आपका निज़ाम हुकूमत जो है उसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर धड़े बना दिए गए, करप्शन जो है वो ज़मीन आसमान को छू रही है। और
मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान जो है 147 से 150 पे, यानी कि बजाय बेहतरी की तरफ जाने के अब हम नीचे आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि मेरा शोबा है कि जो हमारी खानदगी यानी कि शरह तालीम की जो शरह थी वो 60 से 58 पे आ गई, 58 पे आ गई, यानी कि पीछे आई है। तो ये तो इन हुकूमतों की कारकर्दगी है। और इसलिए अपोजिशन बहुत सारी बातें जब होती हैं उनको तकलीफ पहुंचती है। तकलीफ इसलिए पहुंचती है कि उनके अपने करतूत हैं, और इसलिए जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो वावेला भी बहुत ज़्यादा होता है कि उनका अपने करतूत है। अब अगर करप्शन जो है वो उनके लीडर जो है वो कन्विक्ट हो चुके हैं करप्शन में और उनका नाअहल हो चुके हैं, तो ये उनके अपने करतूत है ना जिनकी वजह से हुआ। जरदारी साहब के बारे में आज कोई और रेवलेशन आ रही है कि जनाब बड़े बड़े कोई होटल खरीदे हैं उन्होंने बाहर, तो अरबों रुपए के। तो मतलब है कि ये सारा कुछ अगर आप देखें तो उसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं पे है। तो इसलिए ज़रा शोर ज़रूरत से ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए कि तकलीफ ज़्यादा है। क्योंकि अली जुम्मा 8 दिन हुए तानू आया, तो जरा शोर जो है ना वो लोगों को समझ भी आना शुरू हो गया कि अभी तो आके बैठे ही नहीं है पीटीआई वाले। वो बल्कि हंसी आती है कि पिछले 10 दिन की कार्रवाई बड़ी खराब, कुछ आपके मीडिया वाले भी लगे रहते हैं कि जी 10 दिन की कार्रवाई जो है ना उससे बड़ा मायूस कौन है। 10 दिन की कार्रवाई खुदा का खौफ। नहीं, वो दैट्स अनरियलिस्टिक, वो वैसे कुछ सही अप्रोच नहीं है। लेकिन मतलब है कि पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली आप तो नहीं लेकिन मीडिया में भी मुझे वो नजर आती है कि कई लोगों ने तहिया कर लिया है कि उन्होंने बुराई कहना है और हर चीज को बुरा कहना है। सो जैसे मैंने कहा 10 दिन की कार्रवाई मायूस करना है, या 1 महीने में ये कर दिया वो कर दिया। और ये वही लोग हैं जो कि लूट मार जो थी पुरानी हुकूमतों की उसके ऊपर खामोश रहते थे या उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। तो अब इस किस्म के इश्यूज हैं, लेकिन हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, शोर भी है इसके अंदर अपोजिशन भी है, होनी चाहिए अपोजिशन, कोई बुराई नहीं है, अपोजिशन होनी चाहिए। अच्छा, कहा यह जाता है कि आपका थोड़ा सा ना नर्म रवैया हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ, क्योंकि आप इमरान खान साहब बैठते हैं जाके सऊदी अरेबिया में और पीछे से 1 दिन पहले यहाँ पे मियां साहब बेल आउट हो जाते हैं जी। So, क्या was it part of the deal or what? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि ये टाइमिंग गलत इस बात के अंदर जो मफरूज़ा है इसके पीछे वो ऐसा मफरूज़ा है जिसकी कोई समझ नहीं आती। मतलब मफरूज़ा ये है कि पहली तो बात है कि डील होगी जो कि नहीं हुई, फिर मफरूज़ा ये है कि हमारे सिस्टम में हुकूमत जो है वो डिक्टेट कर सकती है अदालतों को कि जी आप क्या करें, वो भी सही नहीं है। सो हर लिहाज से ये मफरूज़े गलत हैं। और हमने तो बल्कि उनको ECL पर डाला था, यानी कि आपने पहले डाल दिया था ECL पे कि पहले आप समझते थे बेल आउट हो जाएंगे तो चले जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी तो थी अच्छा कि बेल आउट हो सकती है, और क्योंकि वो पॉसिबिलिटी आपका बेल आउट हो गया कि बैन न चले जाए। नहीं, मतलब ये है कि वो हम तो चाहते हैं कि जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लेके आए। वो कैसे लाएंगे आप? बहरहाल नेशनल एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट, और बात यह है कि आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है, लेकिन हमने एक स्पेशल सेल बनाया है जिसके लिए में ये काम लगाया गया है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नए कवानीन ऐसे आए हैं जिससे कुछ थोड़ा आसानी पैदा हुई है। मसलन ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है टेररिज्म का, उसकी वजह से मसलन दुबई ले लें आप या UAE ले लें, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है पैसा आया उसकी अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। ठीक है, हमारे पास लिस्ट अब मौजूद है कि किन किन पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो दुबई में मौजूद हैं या अबू धाबी में मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर आपको वो पता लग गया कि किन की प्रॉपर्टीज हैं तो फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि जनाब ये आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, क्या आप पैसा जो बाहर लेके गए वो क्या लीगल चैनल से दे गए कि हुंडी कराई से, कि यह क्या हुंडी कराई थी, अगर तो लीगल चैनल से गए हैं फिर आपकी इनकम क्या थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और इसी तरह इंग्लैंड के अंदर एक कानून आया है जिसको कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, यानी कि आपकी ऐसी दौलत है जिसकी कोई वजह बयान नहीं कर सकते। सही। तो जब आप वजह बयान नहीं कर सकते तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये UK का लॉ है।
दिस इज द लॉ। लेकिन एक और चीज प्रीवियस गवर्नमेंट जो करके गई थी वो ये करके गई थी कि एमनेस्टी स्कीम लेके आ गई थी। जिन लोगों के पैसे रुके हुए थे हांगकांग में या न्यूयॉर्क में, जिन्होंने 60-70 रुपए का डॉलर लिया था, जो भी 2 नंबर पैसा था या जैसा भी था, उसमें वो पार्क हो गया था, क्योंकि वो मांग रहे थे वो लोग कि जनाब ये पैसा आया कहाँ से, इज इट टैक्स पेड और नॉट। लेकिन वो एमनेस्टी आके 2% 4% दे के वो पास पैसा सारा निकल गया। सो पाकिस्तान में तो कुछ नहीं आया, वही 2-4% जो उन्होंने टैक्स दिया वही आया, बाकी पैसा तो लीगल हो गया। मैं राना साहब इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो एमनेस्टी स्कीम थी ना, ये बड़ी नाजायज़ थी मेरा ख्याल है जी। और इसका मतलब जो था वो पर्दा डालना था। बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस थी उन पर पर्दा डालना था, या बहुत सारी इलीगल ट्रांजैक्शंस को लीगल करने का एक तरीका था। हमने तो शुरू से इसकी मुखालफत की थी। और बदकिस्मती से अगर आप तारीख देखें तो हमारे मुल्क में ऐसे कई कवानीन बने हैं, या वो FBR की तरफ से SRO एक होता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, वो निकले हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान जो है उनकी मदद है, या उनके करतूत जो है, गुनाह जो है, उनको छुपाने के लिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बदकिस्मती से एक पर्सनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती रही है। और ये जो एमनेस्टी स्कीम जिसका आपने जिक्र किया, मुझे तो लगता है कि ये भी एक बहुत बड़े गुनाह उनको छुपाने के लिए थी। जी हाँ। बहरहाल अब जो चीज़ वो कर गए हैं उसको रिवर्स तो करना आसान नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आइंदा हम कोई एमनेस्टी स्कीम या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब जो है अगर साल एक तक अगर कुछ ना डिलीवर कर सके, ये चीज़ें ट्रैक पर एटलीस्ट ना ला सके, तो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। पूरी कोशिश होगी इस चीज़ों को बेहतर करने की, और 5 साल का मैंडेट मिला है हमें अवाम से। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ जो है मेरी नज़र में तो नहीं है। शफकत साहब, शोर मच रहा है आजकल के, जनाब आपने कहा था कोई प्राइस हाइक नहीं होगी, कभी गैस का बिल बढ़ जाता है, कभी किसी और चीज़ का यूटिलिटी का बिल बढ़ जाता है, और उससे जो आवाम है उसको सफ़र कर रहे हैं। लेकिन राना साहब, हमने हमेशा ये कहा था कि नाजायज़ इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। ये नून लीग की हुकूमत में आपको याद होगा कि डॉलर जो तेल की कीमत थी वो तारीखी तौर पे नीचे आई थी, यानी कि 40-45 डॉलर पर बैरल पे आ गई थी। तो इन्होंने उसको कीमत कम नहीं की थी, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत, क्योंकि वो टैक्स की कमी वहाँ से पूरी कर रहे थे, ठीक, तो उसको आपने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब डॉलर की जब तेल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में $85 पे आ गई है, तो उसको अगर हम पास ऑन नहीं करते तो फिर तो आपका वैसे दिवालिया निकला हुआ है, मजीद आप हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। सो अब इंटरनेशनल मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको नजर आएगा प्राइस ऊपर जाएगी, अगर इंटरनेशनल मार्केट नीचे आती है तो प्राइस नीचे आएगी। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो गैस कंपनीज हैं उनका भी दिवालिया निकला हुआ था। पहले सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनी जो थी ये प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस थी। गैस कंपनी को दिवालिया तो इसलिए निकला हुआ है कि वो अपनी चोरी जो है वो जो कवर ये चीजें चोरी का गैस चोरी हो रही है, बेशुमार गैस। दिवालिया कोई नहीं निकला हुआ, चोरी मतलब है कि उनकी बैलेंस शीट में तो पैसे नहीं है। बैलेंस शीट तो ऐसी, तो बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमने एक ऐसा काम शुरू किया जो कि बहुत कम ममालिक में है। देखिए जो पाइप्ड गैस है ना, ये एक लग्जरी है। मेरी इतला के मुताबिक कई ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ पाइप गैस इंडस्ट्री को मिलती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को सिलेंडर मिलता है, जिसकी वजह से वो जो आप चोरी है ना, अब चोरी को क्या करते हैं, वो एक इन्होंने एक लफ्ज़ बनाया हुआ है, पता नहीं UGS का ऐसा कुछ है कि जी गैस ट्रांसमिशन में ज़ाया होगी, कि जी हवा होगी। वो हवा नहीं होती, वो हवा की जाती है, यानी कि उसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। कुछ हवा भी होती है लेकिन कुछ करप्शन भी नहीं होती। तो अब उसका रिजल्ट ये है कि अगर आपने इसको तब्दील करना है तो आपको थोड़ा निज़ाम को भी तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन मकसद मेरा बात करने का ये है कि अगर आप सियासी तौर पे फ़ायदा उठाने की खातिर अगर आपने छोटे छोटे गांव तक भी पाइप गैस पहुंचा दी है, चंद हल्कों में, हर जगह नहीं, चंद हल्कों में, और जो पुराने गैस जहाँ गई हुई है वहाँ पे आपकी लाइनें सड़ रही हैं और वहाँ से गैस लीक हो रही है, तो ये सारा एक निज़ाम ऐसा है जो बर्बाद हो चुका है।
और इस निज़ाम को रिसेलेक्ट करने के लिए भी और उसको दोबारा खड़ा करने के लिए भी अरबों रुपए की ज़रूरत है। ठीक। तो ये तो विरसे में जो हमें मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं बचा हुआ था। जिस तरफ आप हाथ उठाएं, जिस रोड़े को या उसको उठाएं, उसके नीचे से गंद ही निकल रहा है आप। तो बड़ी अफसोस की बात है जिस तरह इन्होंने मुल्क के साथ हाथ किया है, और फिर शोर भी बजाते हैं, चीखें भी मारते हैं कि हमें जो चोर है वो कहता है मुझे चोर ना कहो। अब क्या किया जाए, अगर किसी ने चोरी की है और वो साबित हो जाता है कि चोरी की है तो उसको चोरी कहा जाएगा। गैस का जो इशू है जी, गैस के इशू में मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस कहना चाहूँगा। उसमें चोरी ज़्यादा है और उसमें हवा जो हो जाती है वो हवा होके वो जेबों में आ जाती है, और बाकी वो नुकसान में कंपनीज नहीं जा रही, वो सिर्फ शो किया जाता है उनके लिए शीट्स में। एनीवेज, इमरान खान साहब नए लोग लेके आएंगे सामने, वो लोग जो किसी भी वजह से छोटे मार्जिन से हार गए हो, लेकिन वोटा बढ़िया लेती हैं उन्होंने, लेकिन किसी भी मार्जिन छोटे मार्जिन हार गए, वो लोग आएंगे सामने, उनको सामने लाया जाएगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि आप किसकी तरफ कह रहे हैं। किसी की तरफ नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि इमरान खान मजाक से कहते हैं कि हमारी शायद 116 सीटें थी और जो वजीर बनना चाहते हैं वो 250 बनना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है कि बेशुमार लोग जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि उनको कुछ मिले, लेकिन उनको पहले तो हमारे निज़ाम के अंदर जो इलेक्शन जीतता है उसका हक है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के आया है। बिल्कुल ठीक है। और जो इलेक्शन हारे हैं उनमें अगर कोई ऐसा है जो कि आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है तो वो तो और बात है, वरना वो मेहनत करे, अगली दफ़ा कोशिश करे कि इलेक्शन जीते। तो मुझे भी एग्जैक्टली इन चीज़ों का इल्म नहीं है, ठीक, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अगर आप मतलब है कि बड़ा ओहदा हासिल करते हैं तो वो इलेक्शन उसके लिए लाजमी है। ये एक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ रिसेप्शन कह लें या र्यूमर्स कह लें या ड्राइंग रूम टॉक्स कह लें, ये होना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब जो है अगर साल एक तक अगर कुछ ना डिलीवर कर सके, ये चीज़ें ट्रैक पर एटलीस्ट ना ला सके तो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पूरी कोशिश होगी इस चीज़ों को बेहतर करने की, और 5 साल का मैंडेट मिला है हमें अवाम से, तो मुझे समझ नहीं आती कि उससे पहले क्यों डिसॉल्व की जाए। डिसॉल्व तो इसी सूरत में हो सकती है ना कि अगर आपकी मेजॉरिटी ना रहे या आपको खदशा हो कि मेजॉरिटी ख़त्म होने वाली है तो फिर आप डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन कराएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ जो है मेरी नज़र में तो नहीं है। वैसे भी थिन लाइन पे गवर्नमेंट पंजाब की, ठीक है, वो थिन लाइन पे फेडरल में भी है, अलाइज के साथ है, पंजाब में भी है। बस ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जितनी आपकी सीटें आएंगी उसके मुताबिक ही चलना है ना आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शफकत साहब ने जो बातें की थी मैं इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, लेकिन सब चीज़ें आपके सामने। आई लीव द रेस्ट टू यू जी। फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।